हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच। आज हम थ्रोटलिंग प्रोसेस को कवर करने वाले हैं और थ्रोटलिंग प्रोसेस कवर होने के बाद हम जूल थॉमस कोएफिशिएंट को देखेंगे जो कि थ्रोटलिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस। तो थ्रोटलिंग का मीनिंग होता है रिस्ट्रिक्शन। थ्रोटलिंग का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। अगर कोई फ्लो हो रहा है और हम उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन कर दें तो उसे हम बोलेंगे थ्रोटलिंग प्रोसेस। जनरली थ्रोटलिंग प्रोसेस को हम डिफाइन करते हैं। थ्रोटलिंग प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच प्रेशर इज रिड्यूसेस और इन थ्रोटलिंग प्रोसेस हाई प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू लो प्रेशर। ये थ्रोटलिंग प्रोसेस का जो कंसेप्ट है वो हमें मिला था जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के द्वारा। जो उनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट था जूल थॉमस पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के नाम से उसे जानते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, सिंपल एक यहाँ पे पाइप दिख रहा है और इस पाइप में एक उन्होंने पोरस प्लग डाल दिया था। तो पोरस प्लग आप मेरे साइड में भी देख रहे हो, इससे आप समझ जाएंगे पोरस प्लग होता क्या है। पोरस प्लग में क्या होता है, एक आप उसे स्मॉल फिल्टर समझ सकते हैं। एक प्लग होगा और उसमें छोटे 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 होल होंगे, उस होल से हम कोई फ्लूइड पास करेंगे। तो जो जूल एंड थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया हुआ था और इस अरेंजमेंट में आप देख रहे हो कि हाँ, इस पोरस प्लग से पहले और बाद में उन्होंने एक थर्मोमीटर प्लेस किया हुआ था जो कि इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर मेजर करेगा। मान लेते हैं फर्स्ट का टेम्परेचर मेजर कर रहा है T1 और जो सेकेंड थर्मोमीटर में लगाया हुआ है वो टेम्परेचर मेजर कर रहा है T2। हो गए, यहाँ पे पोरस प्लग है और यहाँ से कोई फ्लूइड पास हो रहा है। फर्स्ट उन्होंने देखा था कि फ्लूइड यहाँ से पास हो रहा है, उसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1। बाद में उन्होंने देखा कि इसका प्रेशर हो गया P2 और वॉल्यूम हो गया V2, ये पोरस प्लग लगाने के बाद। अभी इसमें क्या उन्होंने देखा कि प्रेशर P1 जो है वो ग्रेटर देन है P2 से। प्रेशर P1 जो है वो ग्रेटर देन है P2 से, ओके। और वॉल्यूम V1 है वो लेस देन है V2 से, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वहां पे वॉल्यूम घट जाएगा। तो ये उन्होंने जनरल कुछ ऑब्जर्वेशन थे जो जूल्स एंड थॉमसन ने रिकॉर्ड किए थे। अब हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था फॉर अ ओपन सिस्टम, क्योंकि एक ओपन सिस्टम है। अब यहाँ पे देख रहे हो मास फ्लो हो रहा है, मास सिस्टम से बाहर भी जा रहा है। अगर इस पाइप को मैंने स्टडी के लिए लिया तो इसको मैं सिस्टम मानूंगा। तो यहाँ पे मास इंटर भी हो रहा है, यहाँ से मास एग्जिट भी हो रहा है, मतलब एक ओपन सिस्टम है। मतलब एक ओपन सिस्टम है और हीट का इंटरेक्शन या फिर एनर्जी का इंटरेक्शन यहाँ हो सकता है। फ्लूइड की एनर्जी जो है वो पाइप के बाहर भी जा सकती है, पाइप के अंदर भी आ सकती है, मतलब एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे लगाते हैं फॉर अ ओपन सिस्टम, और वो होता है H1 प्लस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस GZ1 प्लस DQ इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस GZ2 प्लस DWS शाफ्ट वर्क। ओके, यहाँ पे यूनिट जो होगा वो जूल पर केजी होगा, यहाँ पे नीचे DM होगा, हीट जूल पर केजी, वर्क जूल पर केजी में होगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है फॉर ओपन सिस्टम, जिसे हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन भी कहते हैं। अब इस इक्वेशन को हम इस एक्सपेरिमेंट में लगाते हैं और हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में इस पाइप में आप देख रहे हो कि कोई भी शाफ्ट वर्क नहीं है, इससे कोई कनेक्टेड शाफ्ट वर्क नहीं है। मतलब हम इस सिस्टम को कोई वर्क ना तो सप्लाइड कर रहे हैं ना इस सिस्टम से कोई वर्क ले रहे हैं। हाँ, P1 V1 फ्लो होने के लिए कुछ वर्क दे रहे हैं, लेकिन वो फ्लो वर्क है, शाफ्ट वर्क अभी हमारे पास नहीं है। फ्लो वर्क है सिस्टम में, बट शाफ्ट वर्क इस सिस्टम का जीरो है। शाफ्ट वर्क जीरो है, मतलब जनरली हम बोल सकते हैं वर्क जो है इस सिस्टम में वो हमारा जीरो है। वर्क जो है इस सिस्टम में वो हमारा जीरो है। वर्क डन
फॉर अ थ्रोटलिंग प्रोसेस इज 0, क्योंकि शाफ्ट वर्क यहाँ ना तो हम दे रहे हैं ना इस सिस्टम से ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारा ये शाफ्ट वर्क का स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में जो शाफ्ट वर्क था वो 0 हो जाएगा। सेकेंड, मैं अगर यहाँ पे एक डाटम ले लेता हूँ तो यहाँ से पाइप आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, मतलब Z1 इज इक्वल टू Z2 है, Z1 इज इक्वल टू Z2 है। और अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म्स है निगलेक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेकेंड हमारे पास जो पॉइंट मिलता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ थ्रोटलिंग प्रोसेस इज इक्वल टू 0, क्योंकि Z1 इज इक्वल टू Z2 होगा। अब काइनेटिक एनर्जी होगा, इसे हम जो चेंजेस होंगे वेलोसिटी में वो निगलेक्ट कर देंगे, बहुत स्मॉल चेंजेस होते हैं उसे हम एज ए 0 कंसीडर करेंगे। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को निगलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। वेलोसिटी कम मानेंगे, वेलोसिटी का चेंजेस है वो निग्लिजिबल मानेंगे, तो इसमें हम काइनेटिक एनर्जी का टर्म भी 0 कर देंगे। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट मिल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी फॉर अ थ्रोटलिंग प्रोसेस इज आल्सो 0। तो हमारे पास बचा हुआ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में केवल एक टर्म बचा हुआ है यहाँ, H1 इज इक्वल टू H2, H1 इज इक्वल टू H2। तो यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस इज एन आइसेनथैल्पिक प्रोसेस, आइसेनथैल्पिक प्रोसेस। जैसे हम आइसेंट्रोपिक होती है वैसे आइसेनथैल्पिक, मतलब एंथैल्पी इसका सेम है, आइसेनथैल्पिक। H1 इज इक्वल टू H2 है, जिसकी एंथैल्पी, जिस प्रोसेस की एंथैल्पी सेम होती है उसे हम आइसेनथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं। एंथैल्पी यहाँ से हम देख रहे हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से कि जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है उसके लिए एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है, H1 इज इक्वल टू H1 होता है, तो इसे हम बोलते हैं आइसेनथैल्पिक प्रोसेस। तो यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है, फॉर अ थ्रोटलिंग प्रोसेस एंथैल्पी इज कांस्टेंट, एंथैल्पी इज कांस्टेंट, और इसे हम आइसेनथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जूल्स और थॉमस एक्सपेरिमेंट से मिला था। अब इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि प्रेशर P1 जो है वो रिड्यूस हो रहा है P2 से। इसका जनरल एग्जांपल की बात करेंगे तो जो हमारे घर में हम वाटर यूज करते हैं उसमें जो पाइप्स लगे होते हैं उनमें जो टैब्स लगे होते हैं पाइप के, वो हम प्रेशर रिड्यूस करने के लिए यूज किए थे। फ्लो का भी हम वहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं, अगर प्रेशर रिड्यूस होगा तो फ्लो भी रिड्यूस होगा। हम जब भी टैप को ओपन या क्लोज करते हैं तो वहाँ से हम प्रेशर को कम ज़्यादा करते हैं और हमारा जो फ्लो रेट होता है उसको भी हम वहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसका और एक डेली एग्जांपल देखना चाहते हो थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, तो हमारे जो रेफ्रिजरेटर लगे हुए होते हैं उनके पिछले वाले साइड में इवेपोरेटर से पहले एक ट्यूब लगा हुआ रहता है, छोटा सा स्मूथ ट्यूब लगा हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं थ्रोटलिंग। ओके, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं उसको, थ्रोटलिंग डिवाइसेस होता है वो एक। और वो थ्रोटलिंग जो डिवाइस होता है वो क्या करता है, प्रेशर रिड्यूस करने का काम करता है। जो फ्रिज के पीछे लगा हुआ ट्यूब होता है वो प्रेशर भी रिड्यूस करता है और साथ ही साथ टेम्परेचर भी रिड्यूस करता है। ये हम आगे देखने वाले कि टेम्परेचर प्रेशर भी रिड्यूस हो सकता है या फिर सिर्फ प्रेशर रिड्यूस हो सकता है, टेम्परेचर रिड्यूस नहीं हो सकता है। ये दो चीज़ें थ्रोटलिंग प्रोसेस में हो सकती है, उसे हम जूल्स थॉमस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए तो थ्रोटलिंग जितने भी डिवाइसेस है वो सब में हमारा पर्पज रहता है कि हम किसी भी सिस्टम का प्रेशर जो है वो रिड्यूस कर सके विदाउट लॉस। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्क डन 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म और बचा था जिसको हम देखना भूल गए, dq। तो dq जो है, अब इस पाइप को मैं एडियाबैटिक मान लेता हूँ, इस पाइप को मैं एडियाबैटिक मान लेता हूँ, मतलब इस पाइप का जो वॉल होंगे वो टोटली इंसुलेटेड होंगे, इसमें कुछ हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें कुछ हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए जो dq का टर्म था वो भी 0 हो जाता है। मतलब हीट चेंजेस इस पाइप में हम 0 कर देंगे, पाइप को इंसुलेटेड कर देंगे तो हीट ट्रांसफर यहाँ से 0 हो जाएगा, dq 0 हो जाएगा। बट और एक पॉइंट है dq से रिलेटेड फॉर थ्रोटलिंग प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है थ्रोटलिंग प्रोसेस, इसमें हीट ट्रांसफर 0 हो रहा है, तो जिस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0 है और प्रोसेस रिवर्सिबल है उसे हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोल सकते हैं।
उसे हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलेंगे। उसमें हीट ट्रांसफर भी जीरो होगा और प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, उसे हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। बट ये जो हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस है, इसमें हीट तो जीरो हो रहा है, बट जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। थ्रोटलिंग प्रोसेस जो है वो क्या है, एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक है बट इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ये मैंने इस चैप्टर के पहले जो लेक्चर थे वहाँ पे बताया है कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो हमारा जो थ्रोटलिंग प्रोसेस हो एडियाबेटिक एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बाकी के जितने भी प्रोसेस हमने देखे थे वो सब रिवर्सिबल प्रोसेस थे। ओके, और जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है वो एडियाबेटिक एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी H1 इज इक्वल टू H2 होता है। तो H1 को हम जानते हैं, H1 को हम लिख सकते हैं U1 प्लस P1 V1, राइट, और आगे लिख सकते हैं U2 प्लस P2 V2। तो ये H1 इज इक्वल टू H2 है, H1 इज इक्वल टू H2 है, क्योंकि H1 को हम जानते हैं एंथैल्पी इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने एंथैल्पी को इस टर्म में लिखा है। अब U1 एंड U2 का सवाल आता है। यहाँ पे मैंने T1 और T2 टेम्परेचर दिखाए थे। अब ये जो टेम्परेचर है वो चेंजेस होगा कि नहीं होगा इन थ्रोटलिंग प्रोसेस, ये कौन डिसाइड करता है, ये होता है गैस पे डिपेंड। अगर हमारे पास कोई आइडियल गैस है तो उस केस में इसका टेम्परेचर T1 और T2 कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। जब हमारे पास कोई आइडियल गैस है, आइडियल गैस की कंडीशन में, आइडियल गैस की कंडीशन में T1 इज इक्वल टू T2 होता है, इज इक्वल टू T हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस में, आइडियल की गैस कंडीशन में जो एंथैल्पी होती है, आइडियल गैस में जो एंथैल्पी होती है, फॉर आइडियल गैस एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। फॉर आइडियल गैस एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। मतलब अगर कोई गैस आइडियल है तो उसकी एंथैल्पी फंक्शन होगी उसके टेम्परेचर का, सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगी। और टेम्परेचर का फंक्शन होगी तो टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी का आपस में रिलेशन होता है, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर कोई आइडियल गैस है तो उस केस में H1 इज इक्वल टू H2 तो होगा थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए, ये तो कंफर्म है। उसके बाद जो U1 है वो U2 के बराबर होगा, क्योंकि एंथैल्पी फॉर आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, और टेम्परेचर का फंक्शन है तो U1 इज इक्वल टू U2 हो जाएगा, U1 इज इक्वल टू U2 हो जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू T2 है, इज इक्वल टू T है। तो फॉर आइडियल गैसेस एंथैल्पी H1 इज इक्वल टू H2, U1 इज इक्वल टू U2, मतलब इंटरनल एनर्जी भी इसकी जीरो हो जाएगी, T1 इज इक्वल टू T2 मिलेगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगा यहाँ से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फॉर अ आइडियल गैस, फॉर अ आइडियल गैस। अब अगर रियल गैस है तो रियल गैस की कंडीशन में ये टेम्परेचर T1 और T2 होंगे, वो अलग अलग होंगे। फॉर थ्रोटलिंग प्रोसेस अगर रियल गैस की कंडीशन है तो T1 एंड T2 अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर रियल गैस, रियल गैस, आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है। जो गैस PV इज इक्वल टू MRT इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस, और जो इक्वेशन जो लॉ इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है उसे हम बोलते हैं रियल गैस। इसे हम डिटेल में देखेंगे प्योर सब्सटेंस के चैप्टर में। तो यहाँ पे रियल गैस की कंडीशन में एंथैल्पी H1 इज इक्वल टू H2 होता है। ये तो थ्रोटलिंग प्रोसेस है तो H1 इज इक्वल टू H2 होना ही है, चाहे वो आइडियल गैस हो या रियल गैस हो। बट
यहाँ पे रियल गैस की कंडीशन में एंथैल्पी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर पे डिपेंड है एंथैल्पी, बट टेम्परेचर केवल टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। अगर टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरे और भी फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो इंटरनल एनर्जी उसकी सेम नहीं होगी, और इंटरनल एनर्जी सेम नहीं होगी तो टेम्परेचर T1 और T2 भी सेम नहीं होगा। टेम्परेचर T1 और T2 भी सेम नहीं होगा। तो रियल गैस के केस में हमें टेम्परेचर T1 एंड T2 अलग अलग मिलते हैं। आइडियल गैस की कंडीशन में हमें टेम्परेचर T1 और T2 इक्वल मिलते हैं फॉर अ थ्रोटलिंग प्रोसेस। और यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ U1 P1 V1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। तो ये हो जाएगा थ्रोटलिंग प्रोसेस इक्वेशन फॉर अ रियल गैस, और ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फॉर थ्रोटलिंग प्रोसेस इक्वेशन फॉर आइडियल गैस।